हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगीड़ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल की बात की थी और पीरियोडिक टेबल के बारे में बोला था कि क्यों पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई थी। तो हम पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाते हैं ताकि एलिमेंट्स का क्या कर सकें, हम आसानी से उसकी स्टडी कर सकें। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके गुण एक समान होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा था, और ऐसे इस टाइप से जिनके गुण मतलब अपने ग्रुप से अलावा किसी दूसरे ग्रुप के अंदर समान है तो उनको उन एलिमेंट्स को क्या रखा था, अपने दूसरे ग्रुप के अंदर रखा था। इस टाइप से हमने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को क्या क्या निर्माण किया था। फिर हमने देखो बात की थी प्राउड्स की, बात की थी। प्राउड्स ने क्या बोला था कि जितने भी जो एलिमेंट्स है वो बने किसके होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक है, फिर इसके आधार पे हमने न्यूलैंड की भी बात की थी। जो न्यूलैंड की है, जो पीरियोडिक टेबल वो कहाँ तक लागू होती है, वो कैल्शियम तक लागू होती है। कैल्शियम के बाद में क्या हो जाती है, वो फेल हो जाती है। उसके बाद में अपने बात की थी मेंडलीफ की भी बात की थी। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने बनाई थी। और ये किस पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस पे, एटॉमिक मास पे। लेकिन फिर ये कहाँ पे फेल हो जाती है, जो आइसोटॉप्स होते हैं उन आइसोटॉप्स में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इसी के साथ साथ जो लेंथेनोड्स और एक्टिनोड्स हैं वहाँ पे भी इनको पोजीशन, उनका स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए, इस वजह से भी पीरियोडिक टेबल क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। उसके बाद में हमने बात किसकी थी, मोजले की बात की थी। और मोजले ने क्या किया, जो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्या किया था, मॉडिफाइड किया था। और मॉडिफाइड करने के बाद में बोला गया कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको किस अरेंजमेंट के आधार पर रखा था, तो उनको रखा था इसने परमाणु क्रमांक के आधार पे। किसके आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे, एटॉमिक नंबर के आधार पे। यहाँ तक हमने बात की थी। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, तो वो आधारित है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर। फिर यहाँ पे देखो मोजले की बात कर रहे थे, तो मोजले ने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनको 7 आवर्त, ठीक है, और 7 आवर्त के साथ साथ 18 इसने क्या बनाए थे, वर्ग बनाए थे, ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आवर्त्स की हमने बात की थी कि आवर्त नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 2 है। उसके आधार पे यदि आवर्त नंबर सेकंड में पूछा जाए तो 8, आवर्त नंबर थर्ड में थे 8, आवर्त नंबर फोर्थ में थे 18, आवर्त नंबर फिफ्थ में थे 18, आवर्त नंबर 6 में थे 32, और आवर्त नंबर 7 में थे 32। तो इसमें सबसे छोटा आवर्त पूछा जाए तो वो कौन है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, और यदि सबसे बड़े आवर्त की हम बात करें तो वो कौन सा, छठा और 7वां है। ग्रुप्स की हमने बात की थी। ठीक है, और ग्रुप्स के अंदर हमने यहाँ पे बात की थी 4 ब्लॉक की, जहाँ पे एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की बात की थी। यदि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि एस में आता है वो कौन सा कहलाएगा, एस ब्लॉक। यदि पी में आता है वो क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक। उसके बाद में यदि लास्ट, यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डी में आता है उसको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक कहेंगे। इसी आधार पे यदि लास्ट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, अब देखो एस था, तो एस के अंदर हमने 2 लेख के चला। फर्स्ट ए की बात की थी, फर्स्ट ए के साथ साथ हमने किसकी बात की थी, सेकंड ए की बात की थी। फर्स्ट ए को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट ए को कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहेंगे, क्षारीय धातु कहते हैं, एल्कलाइन मेटल कहते हैं। सेकंड ए की बात करते हैं तो सेकंड ए को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहेंगे, क्षारीय मृदा धातु कहेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो NS 1 से लेकर 2 तक। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि फर्स्ट ए की बात करें तो फर्स्ट ए में क्या है, NS1। यदि सेकंड ए की बात करें तो सेकंड ए में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 होगा। अब इसकी संयोजकता की बात करें तो फर्स्ट ए है, उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो याद रखना फर्स्ट ए की संयोजकता होती है +1। कितनी है, +1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है। सेकंड ए की बात की तो सेकंड ए की जो एलिमेंट्स है वो कितनी संयोजकता दर्शाते हैं, +2 दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको बाकी डिटेल से हम बात करेंगे जब एस ब्लॉक की बात करेंगे, पी ब्लॉक की बात करेंगे, डी ब्लॉक की बात करेंगे, एफ ब्लॉक की बात करेंगे, तो इनको हम और डिटेल से लेके चलेंगे जब इनको पर्टिकुलर आप में हम ब्लॉक वाइज इसको स्टडी करेंगे तब। ठीक है, अब यदि एस ब्लॉक की यदि मैं और बात करूं तो याद रखना इसके अंदर मैं एक तो बात कर लेता हूं सीजियम की। सीजियम के साथ साथ यदि फ्रेंशियम, सीजियम और फ्रेंशियम है, ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, ये होते हैं लिक्विड। क्या होंगे, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, ये लिक्विड फेज में होंगे। ठीक है,
इसी टाइप से फ्रेंशियम और फ्रेंशियम के साथ साथ मैं यदि रेडियम दोनों की बात करूं तो ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है, जो अपने आप टूटता है उनको हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक के अंदर, तो एस ब्लॉक में सीजियम और फ्रेंशियम दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं, लिक्विड के अंदर होते हैं। फ्रेंशियम और रेडियम दोनों एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। उसके बाद देखो पी ब्लॉक की हम बात करें तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2 NP1 से लेकर 6 तक यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में देखो कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 13 नंबर स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, ये 18 नंबर ग्रुप तक जाता है। 13 नंबर वाले को हमने बात की थी बोरॉन फैमिली, 14 वाले को हमने बात की थी कार्बन फैमिली। इसी टाइप से 15 वाले ग्रुप को हमने बोला था नाइट्रोजन फैमिली, जिसको एक नाम और बोलते हैं निकोजन। 16 वाले ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम चैल्कोजन भी कहते हैं। 17 वाले फैमिली को हम बोलते हैं वहाँ पे हेलोजन कहा जाता है। और यदि 18 वाले जो ग्रुप है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, नोबल गैस कहते हैं, जिनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं। और अक्रिय गैसों के साथ साथ यदि उत्कृष्ट गैसें भी पूछा जाए तो वो भी किसे कहा जाता है, 18वें वर्ग के अंदर कहते हैं। फिर यदि देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन दोनों को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। किसको, एस ब्लॉक और एस के साथ साथ पी ब्लॉक की बात करें, ठीक है। फिर हम बात किसकी की थी, डी ब्लॉक की बात की थी। तो डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, n-1, D1 से लेकर 10, NS2। ये किसका हो गया, डी ब्लॉक का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बात करूंगा एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, अंतर संक्रमण तत्व है, इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके बाद देखो एफ ब्लॉक होते हैं, इनके अंदर 14 तो होते हैं लेंथेनोड और 14 ही क्या कहते हैं, एक्टिनोड होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 28। और इन 28 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो n-2 F1 से लेकर 14, क्योंकि F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14, ठीक है। फिर उसके बाद में n-1 D0 से 1 और NS2। ये किसका है, ये है हमारे पास में एफ ब्लॉक का। किसका हो गया, एफ ब्लॉक का। तो यदि आपको जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है वो बहुत बार डी ब्लॉक के बारे में पूछा गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, n-1 D1 से लेकर 10 NS2 है, जिसको संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी कहते हैं। फिर एक देखो पी ब्लॉक के अंदर एक बात और बताता हूँ यहाँ से कि पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स के साथ साथ इसके अंदर नॉन मेटल भी होते हैं, धातु अधातु, और इसी के अंदर उपधातु भी होती है। क्या होती है, उपधातु, जिसको मेटेलॉइड कहते हैं। क्या कहेंगे, मेटेलॉइड कहेंगे। तो एकमात्र ऐसा ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक है, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड 3 होते हैं। मेटेलॉइड की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 7। कितनी होगी, 7 होगी। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यदि आपसे पूछा जाए, किसकी बात करूं मैं, ब्रोमीन की पूछूं कि ब्रोमीन कौन सी स्टेट के अंदर होता है, कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो याद रखा जो ब्रोमीन होती है ये एक नॉन मेटल होती है। क्या होगी, नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब है ये होती है अधातु। क्या होती है, अधातु। और ये कौन सी अवस्था में होता है, तो याद रखा ये पाई जाती है लिक्विड अवस्था में। किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में। तो पहला तो हमने किसकी बात की थी, सीजियम की और फ्रेंशियम की बात की थी। कौन सी अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में। लेकिन ये होते क्या हैं, ये होते हैं मेटल। क्या होगी, मेटल होगी। इसी टाइप से मैं ये बात किसकी कर रहा था मैं, एस ब्लॉक की।
पी ब्लॉक की हम बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर ब्रोमीन क्या होती है, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है लिक्विड अवस्था में। किसमें है, लिक्विड अवस्था में। फिर यदि मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक के अंदर आती है हमारी मरकरी। कौन आती है, मरकरी। और यदि मरकरी की भी बात करें तो ये भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। किसमें है, लिक्विड अवस्था में। फिर हमने देखो ये बात की थी कि पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और मेटलोइड्स तीनों पाए जाते हैं। वो कौन सा होगा, पी ब्लॉक होगा। तो हमने किसके बारे में, एस ब्लॉक के बारे में बात की थी, एस के बाद में पी ब्लॉक के बारे में बात की थी, पी के साथ साथ डी की बात की थी, और एफ ब्लॉक की बात की थी। इनको हम जो डिटेल से डिटेल से पढ़ेंगे जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम पर्टिकुलर अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। अब देखो इनकी बात करते हैं, इनकी आईपीएससी नेम की। अब यदि किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आईपीएससी नेम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, आईपीएससी नोमेनकल्चर। और ये कब यूज़ करते हैं, जब जिनका परमाणु क्रमांक कहाँ से 100 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन सा टर्म यूज़ करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यदि 0 हो तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं नील। ठीक है, यदि 1 हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अन। यदि 2 हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाई। यदि 3 हो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ट्राई। यदि 4 हो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्वाड। यदि 5 हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंट। यदि 6 हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स। और यदि 7 हो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सेप्ट। यदि 8 हो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑक्ट। और यदि 9 हो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इन। ठीक है, ENN। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यदि सपोज करो कोई आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 101, कितना है 101, तो इसका आईपैक नेम कैसे लिखोगे। उसके साथ साथ आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि यहाँ पे जो सफिक्स वर्ड हम जो यूज़ करते हैं, सफिक्स वर्ड में हम यूज़ करेंगे EM। क्या यूज़ करेंगे, EM, IUM। ये लास्ट में वर्ड अपन को लगाना है EM। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात कर लूँ 101 की, देखो 1, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे अन। फिर यहाँ पे 0 के लिए आप क्या लिखोगे नील। ठीक है, फिर से 1 के लिए आप क्या लिखोगे अन, और लास्ट में आप क्या लगाओगे सफिक्स EM। क्या होगा EM। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम होगा अननील, अनियम। ठीक है, जैसे यदि मैं सपोज करो और बात करूँ, जैसे 112 की बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 के लिए हम अन, उसके बाद में फिर से 1, उसके लिए अन, 2 के लिए हम क्या लिखेंगे बाई, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे EM। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा अन बाइम। क्या हो गया अन बाइम। तो ये आईपीएससी नेम कल्चर कब यूज करते हैं, जब एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक क्या हो 100 से ज़्यादा हो। 0 हो उसके लिए नील, 1 हो उसके लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्टे और 9 के लिए इन। और लास्ट में जो सफिक्स वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करेंगे EM वर्ड। कौन सा यूज़ करेंगे EM वर्ड यूज़ करेंगे। तो हमने किसकी बात की थी, ये आईपीएससी की बात की थी। अब यहाँ से हम कुछ समरीज हम लिख देते हैं। मैं यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट समरी है जो एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार ये पूछी जाती है यहाँ से। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली
अक्रिय गैस कौन सी है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्थ पर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ पर। तो वो है हमारे पास में ऑर्गन। कौन सी होगी, ऑर्गन होगी। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कहाँ पे, अर्थ पे, तो वो कौन सी है, ऑर्गन। यदि नेक्स्ट मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अब हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात करें। और यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है, नियॉन। कौन सी होगी, नियॉन होगी। ठीक है, इसी टाइप से यदि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, तो गैस में कौन आती है, नाइट्रोजन। कौन सी आएगी, नाइट्रोजन। उसके बाद में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, ये मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एलिमेंट्स की। और कहाँ पे ये, अर्थ क्रस्ट में, भूपट्टी में। तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन। कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में जो सेकंड नंबर पे होता है वो कौन सा है, सिलिकॉन। कौन सा हो गया, सिलिकॉन हो गया। इसी टाइप से यदि मैं थर्ड बात करूं, जो नेक्स्ट बात करें, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु यदि मेटल पूछी जाए तो वो कौन सी है, एल्यूमिनियम। कौन सी होगी, एल्यूमिनियम। और इसके बाद में, एल्यूमिनियम के बाद में यदि पूछी जाए सेकंड नंबर पे, तो वो धातु कौन सी है, आयरन। कौन सी होगी, आयरन। तो आपको ये, यदि मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, उससे कम कौन है, सिलिकॉन, उससे कम पूछा जाए तो एल्यूमिनियम, उससे कम पूछा जाए तो कौन होगा, आयरन होगा। ये तो बात किसकी कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एलिमेंट के अंदर। तो एलिमेंट में फर्स्ट नंबर पे तो आता है ऑक्सीजन, सेकंड पे है सिलिकॉन, थर्ड पे है एल्यूमिनियम, फोर्थ पे कौन है, आयरन। और यदि आपसे पर्टिकुलर केवल और केवल मेटल्स के बारे में पूछा जाए, धातु के बारे में पूछा जाए, तो फर्स्ट नंबर पे धातु में कौन सी आती है, तो आती है एल्यूमिनियम। और सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो सेकंड नंबर पे कौन आएगी, आयरन आएगी। कौन सी है, आयरन है। तो यहाँ तक हमने ये बात की थी अक्रिय गैस में ऑर्गन। यदि यूनिवर्स की बात की जाए तो नियॉन। उसके बाद में यदि केवल और केवल गैस के बारे में पूछा जाए तो कौन से है, नाइट्रोजन। और यदि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यदि एलिमेंट्स पूछा जाए तो वो कौन है, ऑक्सीजन है। और यदि सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो कौन रहेगा, सिलिकॉन। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल कौन सी है, तो वो मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद में पूछा जाए तो कौन सी रहेगी, आयरन रहेगी। उसके बाद में और डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब चालक, ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी कौन है, तो सबसे बेस्ट में आता है Ag। और Ag के साथ साथ में कौन है, कॉपर। और इनमें से भी ज़्यादा बेस्ट पूछा जाए तो कौन सा होगा, Ag। ऐसे Ag जो चांदी होती है सबसे के बेस्ट क्या होती है, हीट की भी, और हीट के साथ साथ जो कंडक्टिविटी है उसकी भी क्या होती है, बहुत अच्छी चालक होती है। उसके बाद में यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा गलनांक, सबसे ज़्यादा गलनांक, गलनांक का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, तो वो किसका होता है, टंगस्टन का, टंगस्टन का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये बात किसकी कर रहा हूँ मैं, धातु में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, धातु में। तो यदि आपसे धातु में पूछा जाए, मेटल में पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा किसका है, टंगस्टन का। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, अब जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की। तो किसका होता है, कार्बन का।
किसका है, कार्बन का। ठीक है, उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए अक्रिय धातु, किसकी बात करूं मैं, अक्रिय धातु। देखो एक तो होता है नोबल गैस जिसको कहते हैं अक्रिय गैस है, जिसमें कौन आता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इसी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, नोबल गैस के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है नोबल मेटल। मेटल का मतलब वो क्या आती है, इनएक्टिव होती है, ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती। तो उसमें कौन कौन आता है, तो उसमें एक तो आती है हमारे पास में Au, कौन है, Au। Au के साथ में कौन है, Pt। Pt का मतलब है प्लेटिनम, कौन है, प्लेटिनम है। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए सिक्का धातु, जिसको कहते हैं कोइनेज मेटल, क्या कहेंगे, कोइनेज मेटल। तो कोइनेज मेटल में कौन आता है, कॉपर आता है। कॉपर के साथ साथ Ag आता है। Ag के साथ साथ में कौन आता है, Au। Au को क्या बोलते हैं, गोल्ड, क्या कहेंगे, गोल्ड कहते हैं, सोना कहते हैं। और इसी के साथ साथ यदि Pb, Pb किसकी बात करें, हमें लेड की बात करें। ठीक है, तो यदि कोइनेज मेटल में पूछा जाए तो स्पेशली कौन सा है, कॉपर, Ag और Au। और यदि कुछ और पूछा जाए तो ये इसके अलावा कौन है, Pb को भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो हमने सबसे पहले यदि बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो बेस्ट कंडक्टर में कौन आता है सबसे ज़्यादा, Ag। Ag के बाद में कौन है, कॉपर। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। और यदि नॉन मेटल में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन का। यदि आपसे नोबल मेटल पूछा जाए तो नोबल मेटल में कौन कौन आता है, गोल्ड आता है। गोल्ड के साथ हम किसकी बात करें, प्लेटिनम की भी बात करें। इसी टाइप से यदि आपसे कोइनेज मेटल पूछा जाए तो कोइनेज मेटल में कौन कौन आता है, कॉपर आता है, Ag आता है, गोल्ड आता है। इसके साथ हम कौन इंक्लूड करते हैं, Pb को भी इंक्लूड करते हैं। Pb को क्या बोलते हैं, लेड कहेंगे, शीशा कहते हैं उसको। और हम आगे और डिस्कस करते हैं एक दो पॉइंट्स की, जहाँ से एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। यदि आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है तो वो कौन होगा, आयरन। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल, जहाँ पे क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है तो वो कौन सा है, मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट अपन हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु तो कौन सी है, वो आयरन, Fe। नेक्स्ट यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल जिसको क्या बोलते हैं, पर्णहरित कहेंगे। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी है, मैग्नीशियम, Mg। कौन सी होगी, Mg होगी। तो हमने अब तक ये कुछ जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स की हमने बात की थी कि जहाँ से कोइनेज मेटल कौन सी है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला एलिमेंट्स है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आता है, सिलिकॉन आता है। इसी टाइप से यदि मेटल्स के बारे में पूछा जाए, धातु के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, एल्यूमिनियम। उससे बाद में सेकंड नंबर पे पूछा जाए तो कौन सी कहलाएगी, आयरन कहलाएगी। उसके बाद में यदि आपसे पूछ ले जाए कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल होती है तो वो कौन सी होती है, आयरन होती है। उसके बाद यदि पूछ ले कि क्लोरोफिल के अंदर कौन से, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या है, मैग्नीशियम पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक तो ऑक्सीजन का है, ठीक है। सेकंड नंबर सिलिकॉन का भी पूछा जा चुका है एक एग्जाम के अंदर। उसके बाद में जो पूछा जा गया है वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाने वाली जो है मेटल वो कौन सी है, आयरन है। फिर यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कोइनेज मेटल कौन से, तो कोइनेज मेटल में कौन आता है, कॉपर आता है, Ag और Au आता है। फिर हमने बात की थी यदि ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमीन कौन सी फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और लिक्विड के साथ साथ वहाँ पे क्या होती है, वो नॉन मेटल होती है। क्या है, नॉन मेटल। मरकरी की बात करें, सीजियम की बात करें, फ्रेंसियम की बात करें तो ये भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। लेकिन किसकी बात करूँ मैं, लेकिन यदि बात की जाए लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये बात क्या करूँ मैं, ये मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। यहाँ ये छोटा सा एक कन्फ्यूज यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो गैलियम है, तो गैलियम भी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में। किस में है, लिक्विड अवस्था में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।
तो एक तो हमारे पास में कौन सी होगी, सीजियम थी, सीजियम के बाद में कौन सी है, गैलियम। जहाँ से जो फ्रेंशियम था, तो फ्रेंशियम हमारे पास में क्या था, रेडियो एक्टिव था। क्या था, रेडियो एक्टिव था। अब देखो जो हम नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे, या जिसको हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे, शिल्डिंग इफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये जैसे हमारे पास में कोई एटम है, ठीक है। जैसे इस एटम के सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, और ये इसकी क्या होगी, ऐसे सेल्स होगी, कक्षाएं होगी, और इन कक्षा में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो कहलाएंगे इनकी सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करेंगे। ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन है, इसका मतलब चार्ज क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यदि मैं इसकी बात करूँ, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल का मतलब है यहाँ पे काम क्या कर रहा है, रिपल्सन काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब है यहाँ पे कर रहा है प्रतिकर्षण। क्या करेगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, ठीक है। अब जैसे दूर फेंकेगा, तो इस न्यूक्लियस के द्वारा मैं यदि इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा है, जैसे आउटर मोस्ट कोर, कौन सा है, आउटर मोस्ट का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कोष की बात करूं मैं, से कौन सा है, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की बात करूं। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल क्या होगा, यहाँ पे कम हो गया। और जैसे आकर्षण बल कम होता है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, शिल्डिंग इफेक्ट कहेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, तो शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में बता दूं कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के द्वारा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्सन करें। और जैसे रिपल्सन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। और जैसे बाहर फेंकेगा, तो न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट जो सेल है, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे आकर्षण बल क्या हो गया, कमजोर हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे, परिरक्षण प्रभाव कहेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि परिरक्षण प्रभाव है क्या चीज, तो यहां पे लिख देते हैं कि नाभिक तथा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का कमजोर होना, वो क्या कहलाएगा, परिरक्षण प्रभाव कहलाएगा। अब यदि इसका कारण पूछा जाए कि ये कारण क्या है, ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि ये जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। इनर सेल का मतलब है आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन। ये आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये आउटर सेल वाले कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अब देखो कि ये जो नाभिक है, इस पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव। अब जो जितने जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जो आकर्षण बल लग रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, टोटल न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। टोटल न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है, इसको हम कहेंगे कुल नाभिकीय आवेश। क्या कहेंगे, कुल नाभिकीय
आवेश। तो कुल नाभिकीय आवेश का मतलब क्या हो गया कि जो ये नाभिक है, इस नाभिक के साथ साथ जो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ में जितना जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, कुल नाभिकीय आवेश कहेंगे। उसके बाद देखो कि यहाँ से नाभिक के साथ में इस इलेक्ट्रॉन के साथ में जितना आकर्षण बल लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यदि आपसे पूछा जाए तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, तो नाभिक के साथ साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है, कितना आकर्षण बल काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। और इस प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम डिनोट करते हैं जेड स्टार से। किससे डिनोट करेंगे, जेड स्टार से। तो ये क्या होता है, जेड स्टार इजिकल टू जेड माइनस सिग्मा। ये क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। सिग्मा, इस सिग्मा को हम क्या कहेंगे, इस सिग्मा को कहा जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए टोटल न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि नाभिक और नाभिक के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ में टोटल जो आकर्षण बल है वो क्या कहलाएगा, टोटल नाभिकीय आवेश कहलाएगा। उसके साथ साथ देखो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ में यदि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में कितना आकर्षण बल काम कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। और प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम डिनोट किससे करते हैं, जेड स्टार से। ठीक है। और जेड स्टार इजिकल टू क्या है, जेड माइनस सिग्मा। और सिग्मा क्या कहलाता है, यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि परिरक्षण प्रभाव है क्या चीज़, तो परिरक्षण प्रभाव का मतलब है कि जहाँ पे नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन जो फोर्स है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका जो रीजन है, वो रीजन क्या है कि इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वहाँ पर रिपल्सन करते हैं। इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहेंगे, या फिर उसको शिल्डिंग इफेक्ट कहेंगे। उसके बाद देखो अब इस शिल्डिंग इफेक्ट को फैक्टर कौन कौन से जो इसको इफेक्ट करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें इसके फैक्टर्स की कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे, पहला तो कौन सा है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही अपने बात की थी, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, ये नाभिक बनाया था, ये यहाँ पे हमने क्या लिखे थे, कोष लिखे थे, और इन कोष में क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितने ज़्यादा ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब वहाँ पे रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा, और जब रिपल्सन उतना ज़्यादा, इसका मतलब वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहला कौन सा है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि मैं बोल दूँ कि शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन के। किसके है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब क्या है, जितने ज़्यादा इनर सेल इलेक्ट्रॉन होंगी, उसका मतलब वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहला तो कौन सा हो गया, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। सेकंड हम बात करें, सेकंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल मतलब कक्षकों की आकृति। तो आपको ये याद रखना है कि एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उससे कम पी ब्लॉक में, उससे कम डी ब्लॉक में, उससे कम किस में होगा, एफ ब्लॉक के अंदर। किस में है, एफ ब्लॉक में। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन से ब्लॉक के अंदर है, एस ब्लॉक के अंदर। और यदि सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम, तो वो कौन से ब्लॉक के अंदर है, एफ ब्लॉक के अंदर। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। पहला कौन सा हो गया, इनर सेल।
सेकंड कौन सा हो गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल। फिर यदि मैं नेक्स्ट बात करूं कि यदि हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किसकी बात करें, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो याद रखना वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। क्यों, देखो जैसे मैं बात करता हूँ लिथियम की, बेरिलियम की, बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, जैसे ये हमारे पास में क्या है, बाएं से दाएं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जैसे लिथियम की बात करूँ 1s2 2s1, फिर यदि हम बेरिलियम की बात करें 2s2 है। उसके बाद देखो बोरॉन की बात करें जैसे 2p1, कार्बन का 2p2, नाइट्रोजन का 2p3 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास में न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ये क्या हो गया, सेल्स हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2p1 है, यहाँ पे 2p2 और यहाँ पे क्या है 2p3 है। इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वो इलेक्ट्रॉन सेम पीरियड में हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं, सेम पीरियड में इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ गया। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसलिए है कि हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ पे भरे जा रहे हैं, ये सेम पीरियड के अंदर भरे जा रहे हैं। और जब सेम पीरियड में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, वहाँ पे कम हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होगा। और यदि यही बात करें हम टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम जाएं, टॉप टू बॉटम का मतलब है यदि ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लिथियम की, लिथियम से नीचे सोडियम, सोडियम से नीचे जैसे पोटेशियम, तो लिथियम का जैसे हमारे पास में क्या गया 2s1, इसका यदि सोडियम की बात करें तो 3s1, यदि पोटेशियम की बात करें तो 4s1। अब यहाँ पे देखो कि ये जैसे हमारे पास में न्यूक्लियस, अब इसका जो सेल है वो कौन सा है, 2s वाला, फिर इसके बाद में 3s वाला, फिर उसके बाद में क्या है 4s वाला। तो यहाँ पे आप देखो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में, 2s1 में, यहाँ पे किस में, 3s1 में, यहाँ पे किस में, 4s1 में। इसका मतलब है यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम बात करें किसकी, पीरियड्स की बात करें, तो पीरियड यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और जब पीरियड चेंज हो रहे हैं, इनका मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब रिपल्सन बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्या किसकी बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ने से यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने पहले बाएं से दाएं स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर, उसके बाद में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इसी के आधार पे यदि आपको छोटा सा बात और पूछा जाए कि प्रभावी नाभिक के आवेश के बारे में पूछा जाए, तो बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है, बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यदि जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है, ये याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर, तो वहाँ पे जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी जो नाभिकीय आवेश है, आवेश वो क्या होता है, लगभग नियत रहेगा। क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने जो शील्डिंग इफेक्ट की बात की थी, तो यहाँ पे इफेक्ट कौन कौन शो करता है, तो इफेक्ट में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यदि एफ ब्लॉक की बात कीजिए तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। उसके बाद देखो जितने ज़्यादा इनर सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका मतलब वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट है उतना ही ज़्यादा होगा। फिर यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, सेम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। और जब सेम पीरियड में इंटर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बढ़ रहा है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर हो रहा है। इसी के आधार पे यदि आपसे पूछा जाए कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है, लगभग कांस्टेंट रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत कम, मतलब स्लाइटली क्या होता है, इंक्रीज होगा। बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में यदि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होगा। इसके आधार पे हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर्टी में हम पहला जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एटॉमिक रेडियस को।